Sahil, on this interview. Thank you for doing this. Thank you, And, sir. and we will start with the origin story. Like every superhero has an origin story, and athletes for us are no less than a superhero, right? So we will deep dive into how the Sahil Jadhav we see today, how it started. So tell me about the childhood, where you belong, and what was your first interaction with the sport? When I was in फर्स्ट स्टैंडर्ड मेरे घर वाले आ गए सातारा सिटी मतलब सिटी में रहने के लिए। तो वहां से 10th तक मैं मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में पहले से ही जो होता है 5th तक था मेरा पूरा स्टडी में, या फिर 7th में पकड़ लिए 7th तक था। उसके बाद में थोड़ा कम हो गया, मतलब जो इंटरेस्ट होता है हम्म। वैसे कम, मतलब पहले से वो स्पोर्ट्समैन का जो नेचर होता है उस टाइप का था मेरा। जैसे रनिंग हो गया, क्रिकेट हो गया, उससे स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने 8th स्टैंडर्ड में कराटे ज्वाइन किया, उसमें स्टेट खेल लिया, स्टेट में मेडल। उससे मतलब नेशनल वगैरह तो नहीं जा पाया उसमें, मतलब वो सेम सिचुएशंस थी। कुछ पता नहीं था तब कि स्पोर्ट्स में क्या करना होता है, क्या होता है, एक ऊपर लेवल तक जाने के लिए क्या होता है। तो उसके बाद 10th में आके एग्जाम के लिए या फिर पढ़ाई के लिए थोड़ा मतलब मेरी मम्मी जैसे टीचर है, तो एक रहता है घर में कि अ, घर में एक टीचर का बच्चा पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, एक यूजुअली मेंटेलिटी है लोगों की। तो वैसा था, इसलिए फिर पढ़ाई के लिए फिर कराटे छोड़ दिया। उसके बाद 10th क्या एग्जाम होने के बाद हमारे घर के मतलब नेबर जो थे हमारे, उनका हम्म। बच्चा आर्चरी करता था। हम्म। तो बस मतलब घर में जैसे पापा पहले से महाभारत मतलब पूरा धार्मिक टाइप का नेचर ओके। था। तो महाभारत रामायण वगैरह सुन सुन के ये था कि इंटरेस्ट था, मतलब इतना पता था कि तीर धनुष क्या होता है। उसके ओके। आगे कुछ नहीं पता था कि वो एडवांस लेवल पे क्या होता है, या फिर जो मॉडिफाई हुआ है कंपाउंड रिकर्व, ये कुछ पता नहीं था। तो ओके। वैसे ही उससे बात हुई थी, वो जो नेबर थे उनसे। फिर पापा को एक दिन उनके दोस्त का कॉल आया, उनकी दोस्त की भी बेटी करती थी, कि ऐसा ऐसा कैंप लगा हुआ है, समर कैंप है, इफ यू वांट टू ज्वाइन देन यू कैन। तो पापा बोले कि हाँ वैसे भी करना है तो जाओ। एज अ नहीं मतलब जो 10th के बाद जो छुट्टियां रहती है उसमें। तो मैं गया वहां पे, प्रैक्टिस किया, बहुत अच्छा लगा। मतलब वैसे ही स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, तो और अच्छा लगा कि ये इंटरेस्टिंग गेम है, कर लेते हैं। तो उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया सातारा में, दृष्टि आर्चरी एकेडमी, प्रवीण सावंत सर जो है उनके पास वो आए थे। मतलब उनके पास मैं गया, सर ऐसा ऐसा है, मुझे करना है आर्चरी। तो बोले हाँ ठीक है कर लो। फिर भी मतलब ज्वाइन करने के बाद 1 महीना फिर भी गैप था, वो एडमिशंस एंड ऑल। उसके बाद मैंने कंटिन्यू करी आर्चरी, फिर इंडियन राउंड 1 साल किया, फिर उसके बाद कंपाउंड स्टार्ट किया। तो सर बोले कि कोई नहीं अब बस कंटिन्यू कर लेना। फिर भी वो होता था ना, जैसे 1 साल बाद मुझे टारगेट पैनिक आ गया था। तो थोड़ा मतलब एक टारगेट पैनिक एक ऐसी सिचुएशन होती है आर्चरी में कि या तो उसके बाद उससे अगर रिकवर कर लिया तो इंसान बहुत आगे चल जाएगा, अगर उसमें छोड़ दिया आर्चरी तो फिर कुछ नहीं होगा। कि जैसे येलो में एम आने के बाद मतलब मेंटली कंट्रोल नहीं कर पाते, ऐसा होता है कि छोड़ देता हूँ। तो अगर एक्सट्रीम लेवल पे गया तो फिर कई बार ऐसा होता है वो पुल होने के बाद इतना डर लगने लगता है, जैसे कंपाउंड में होता है कि वो ट्रिगर जब हम रखते हैं तो वो थंब रखना भी मुश्किल हो जाता है, वो ओके। एक सिचुएशन हो जाती है। तो उसमें मैं दोनों सिचुएशन से अलग था मैं ओके। थोड़ी दिन जाता था, थोड़े दिन रेस्ट करता था, थोड़े दिन जाता था, वैसा। तो उसमें बाद में हुआ कवर, एक 6-7 महीना लगा, उससे भी थोड़ा ज्यादा ही लगा था, पर हो गया, उससे कवर हो गया। उसके बाद कंटिन्यू आर्चरी चलती रही, स्टेट के मेडल आ रहे थे, टीम के आ रहे थे, इंडिविजुअल 1 साल लग रहा था, 1 साल नहीं। पर वो जो होता है ना एक एक पॉइंट का मार्जिन, उसमें मैं 5 साल अटका हुआ था कि 4 प्लेयर जाने हैं, मैं 5th पे हूँ, और मार्जिन सिर्फ है 1 पॉइंट का। इस टाइम पे तो एज क्या थी? मैं आर्चरी ओके। ओके। तो उसके बाद कंटिन्यू 5 साल सीनियर के हो गए मेरे।
कि मैं भले ही मारूं जैसे 700 होता है, 700 से आउट ऑफ 720, अगर मैं 700 मार रहा हूँ तो कट ऑफ जा रहा है 701 पे, अगर मैं 695 मार रहा हूँ तो कट ऑफ जा रहा है 696 पे, वैसे होता रहा। तो एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि बस, क्योंकि लॉकडाउन जब लगा तो लॉकडाउन के बाद पापा का थोड़ा मतलब कंपनी का इशू हो गया, तो कंपनी बंद हो गई थी, तो ओके। पापा का जॉब चला गया था, तो सब घर जो चल रहा था, और लॉकडाउन में आपको पता ही है क्या सिचुएशन थी, वो फाइनेंशियल कंडीशंस एंड ऑल। तो उसके बाद में ऐसा हो गया था सिचुएशन कि इक्विपमेंट लेना भी प्रॉब्लम हो गया था। तो मतलब जैसे एरो चाहिए, मतलब हमारे में एरो एक टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट चल जाता है। अगर तुम एक मॉडरेट लेवल के आर्चर हो तो तुम्हें टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट चेंज करने ही पड़ते हैं, मॉडरेट या इलाइट बोल दो आप। तो तब मैं इतना बढ़िया नहीं मारता था, पर वो होता है कि थोड़े मतलब वो सिचुएशन आ जाती है कि एरो जब शूट करते हैं हम लोग, वो टारगेट बहुत टाइट रहता है, तो उसमें घिस घिस के उसका ऊपर का कार्बन निकल जाता है या फिर बेंड हो जाता है कई बार एरो। ओके। तो वो सिचुएशन में बहुत ये हो गया था कि एरो लेना या फिर वो सब सिचुएशन में बहुत फाइनेंशियल कंडीशन डाउन थी, पापा का जॉब नहीं था, तो प्रॉब्लम आता था। तो पर घर वालों ने ऐसा था कि कभी मेरे को ये एहसास नहीं होने दिया कि नहीं तुम थोड़ा प्रॉब्लम है अभी मत करना, थोड़ा स्टॉप ले लो या पॉज ले लो, या फिर बंद कर दो, ऐसा कभी नहीं बोला है। तो और फिर बाद में कम मतलब जब चेंज करना था, एक लेवल पे मारने लगा था मैं एक एवरेज स्कोर, जैसे क्वालिफाइंग जो स्कोर होता है तो ट्रायल्स वायल्स के लिए जो, तो तब वो चेंज करना था। तो पापा को मैंने तो बोल दिया था कि सर पता नहीं, मैं तो नहीं बोल पाऊंगा घर पे, आप बोल दीजिए। तो प्रवीण सर ने पापा को बुलाया, मम्मी पापा के साथ कुछ बातचीत की, फिर मेरे को तो पता ही नहीं था, तो मेरे को सीधा एक बार कॉल आया कि तुम्हारा बुआ आया है। फिर मैंने पापा को पूछा क्या क्या हुआ क्या किया, तब वो तब तक नहीं बताए थे। मैं ट्रायल वायल खेल के आ गया, मतलब ठीक ठाक था, डिसेंट था परफॉर्मेंस, ऐसा कुछ मतलब मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रायल थी, उसमें मेरा रैंक ओवरऑल 12th था। 2020 और नहीं 20, हाँ 2021 में वर्ल्ड कप स्टेज 1 और 2 का ट्रायल था। तो आने के बाद मुझे पापा ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो मम्मी के जो गहने थे वो बेच दिए, मतलब वो लोन लिया था उससे, गोल्ड लोन उससे लिया था। तो मेरे को इतना बुरा लगा बोला। उसके बाद शायद 1 साल बाद मैंने ट्रायल दिया था उसका, मतलब मुझे मैं इतना वो नहीं ले रहा था, जैसे फीडबैक लेते या फिर जो फॉलोअप लेते हैं वो नहीं लिया था। मुझे एक बार दोस्त का कॉल आया कि यार तुम्हारा सही में हो गया है, तो क्या करना है, जाना है। तो मेरा भी ऐसा था, कभी बाहर इतना बार आउट ऑफ स्टेट नहीं गया था मैं कि रहने के लिए, या जो है कराटे में कैंप वैम्प किए, या फिर सातारा में भी आर्चरी में भी बहुत कैंप किए, पर ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ स्टेट जाना है। मैंने उसको बोला देखो अगर तुम जा रहे हो तो मैं जा रहा हूँ, वरना फिर मैं नहीं जा रहा। इस फिर दोस्त ने किसने क्या नाम है इनका? वो तुषार तुषार था। अच्छा। ओके। हाँ, तुषार फड़तरे करके। ओके। तो हाँ, तो हम दोनों ने ज्वाइन किया एक साथ। तो ये साई का ट्रायल हुआ, साई में हो गया, आप चले गए तुषार के साथ में, फिर क्या हुआ? वही था कि ऐसे साई में ज्वाइन करके ऐसा नहीं था कि फटाक से परफॉर्मेंस आ गया, या 2 साल में, मेरे को अभी ये 3 साल हो गए कंप्लीट यहाँ पे साई में। तो वहाँ पे ज्वाइन किया, उसके बाद 1 साल में तो कुछ नहीं था, फिर दूसरे साल में मेरा स्टेट में गया, वहाँ पे इंडिविजुअल मेडल लगा था, पर वही वही कहानी कंटिन्यू थी कि एक पॉइंट से फिर मेरा नेशनल मिस हो गया था। मतलब मैं 5th रैंक पे था, और इस बार 2 पॉइंट थे शायद। तो फिर आया, फिर नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट वगैरह वो चल रहे थे, वो खेल रहा था। पर उसके बाद जो एक ट्रायल हुई थी, उसमें मैंने पर्सनल बेस्ट मारा था अपना 712। उसके बाद से मैं बूस्टअप हो गया ज्यादा, कि वो शायद मेरा टर्निंग पॉइंट ही था उस टाइप में, कि उसके बाद जो ओलंपिक का ट्रायल हुआ था उसमें मैं ओवरऑल 7th रैंक पे था। मतलब 3 ट्रायल हुए थे, 3 मंथ में 3 ट्रायल थे। तो मतलब वो मेरे लिए ये था कि एक स्टेज ऊपर चढ़ गया था मैं वैसे भी। उसके बाद
उसके बाद जब ये नेशनल आया, मैं गया था पूरा प्रिपेयर होके कि नहीं इस बार करना ही करना है, एट एनी कॉस्ट, एट एनी हाउ मुझे घुसना ही घुसना है टीम में। तो गया, ट्रायल वायल के पहले चल रहा था थोड़ा पूरा प्रिपेयर होके। तो मैंने मेरे साइकोलॉजिस्ट मैम जो है, हिंडोला मैम करके है, तो Okay. उनसे भी बात की। तो उन्होंने बताया था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किस चीज़ों पे फोकस करना है व्हेन वी आर शूटिंग इन टूर्नामेंट और बिफोर द टूर्नामेंट। तो वैसे ही प्रिपेयर करता गया। तो हो गए 2 स्कोरिंग। तो वही मतलब स्कोरिंग खत्म ही हुआ था, तब जस्ट स्कोरिंग पे साइन कर रहे थे। मैं टूर ऐसे था कि मैंने 706 मारा था, और तब ऐसा था कि अब हो जाऊंगा, लगता तो था, क्योंकि मैंने देखा था एक तो ओजस जो है वो मेरे ऊपर था स्कोरिंग में, उसने 709 मारा था। उसके बाद एक मैं मेरा ग्राउंड ये हम 3 थे जो हमारे ग्राउंड के, मैं, ओजस और प्रथमेश फुगे करके था। तो मैंने प्रथमेश से पूछा भाई क्या लगता है इस बार हो जाएगा? वो बोला कंफर्म हो जाएगा। तो तभी मेरे आंखों में आंसू आ गए थे कि अब तो मतलब 7 साल, तब कुछ नहीं था ना, ये ट्रायल वायल कुछ नहीं था ना, तो मैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेला था। वो मेरे लिए तब सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि हो गया। फिर मैंने पापा को कॉल किया, पापा को स्कोर बताया, पापा बोले रैंक क्या बना? तब मेरे मेरे मुंह से कुछ वर्ड ही नहीं निकले, मैंने फोन रख दिया। फिर सर ने कॉल करके बताया पापा को कि ऐसा ऐसा हो गया है सिलेक्शन वगैरह। तो वहां से मेरे घर से अराउंड 3 घंटे का रास्ता था, तो पापा आ गए वहां पे जहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा था, और वो आ गए। तब हमारा इंडिविजुअल्स चल रहा था, तो इंडिविजुअल में भी मैं चैंपियन बन गया था, Wow. और टीम का हमारा मेडल लग गया था। तो टीम तो वैसे ही मतलब स्टेट में टीम बहुत स्ट्रांग थी हमारे डिस्ट्रिक्ट की, Right. तो तीनों मेडल थे। वो मतलब वो दिन, वो और ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी वाला दिन कभी नहीं भूल सकता मैं, कभी भी। वैसा था। उसके बाद जनवरी में ट्रायल्स हुए, तो उसमें थोड़ा लैक हो गया कि मैं एलिमिनेशन में थोड़ा खराब कर दिया था। स्कोरिंग मेरा डिसेंट गया था, मेरा ओवरऑल रैंक 7th या 6th था। तो एलिमिनेशन मेरा थोड़ा खराब हो गया था, थोड़ा शूटिंग फॉर्म खराब, मतलब मैंने कंट्रोल नहीं हुआ था मेरा वैसा। उसके बाद एक नेशनल गेम्स हुआ, नेशनल गेम्स के लिए भी हम क्वालिफाई थे। उसमें वो मेरा सेटबैक बहुत बड़ा था कि मैं ये वाली टीम में घुसा था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के, क्योंकि नेशनल गेम्स में ऐसा सिचुएशन हो गया था, पता नहीं मतलब मेरा एक एक दिन जो होता है कि तुम्हारे कुछ भी कर लो तुम्हारे एरो ही नहीं लगने हैं, कितना ही ट्राई कर लो तुम, वैसा हो गया था कि मतलब हम टीम फाइट हार गए। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कभी भी कि महाराष्ट्र की टीम को मेडल नहीं लगा था। सीनियर नेशनल में भी महाराष्ट्र की टीम को गोल्ड मेडल था, तो नेशनल गेम्स में पहली बार ऐसा हुआ कि हम हार गए। और मतलब इतना लोगों का सुना, इतना हर किसी का फोन आ रहा है कैसे मार रहे हो तुम लोग, ये वो, कोच ने डांट दिया, सब लोग मतलब इतना मतलब क्रिटिसाइज ही पकड़ लीजिए वो वही कर दिया था। फिर इंडिविजुअल में महाराष्ट्र का मतलब हम तीनों का भी मेडल नहीं आया था। मैं क्वार्टर फाइनल्स में बाहर हो गया, ओजस भी क्वार्टर में बाहर, मतलब हम तीनों ही पकड़ लीजिए क्वार्टर में बाहर हो गए थे। वैसा हुआ। सर ने बहुत डांटा, समझाया भी कि क्या करना है, क्या कर रहे हो तुम लोग, इतना प्रैक्टिस कर रहे हो, कहाँ जा रही है प्रैक्टिस? या तो तुम लोग फोकस से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, या फिर टूर्नामेंट में आके तुम्हारा फोकस हिल रहा है, दोनों में से एक। वहीं पे फिर उसके बाद नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट हो गए 1-2, उससे सीखा। फिर ट्रायल्स थे, ट्रायल से पहले मेरा इंजरी हो गया था शोल्डर में, तो मैं पूरा टेपिंग वेपिंग करके गया था। मैंने सर को बोला था सर पता नहीं मेरे को क्या होगा, पर मैं इतना तो गारंटी दे रहा हूँ कि मैं अपना 100% दूंगा, कुछ भी हो जाए। अब मेरे को सर भी वही बोले कि कुछ नहीं, जाओ तुम्हारा 100% दो, जो होता है देखा जाएगा, बाकी मेहनत वेहनत जो किए हो वो सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, जो मिलना है मिल जाएगा। तो वैसे हुआ। फर्स्ट दिन स्कोरिंग का था, उसमें मैंने मारा था 714, उसमें फर्स्ट रैंक पे था उस दिन। तो सेकंड दिन थोड़ा सा हुआ, मतलब थोड़ी 1-2 गलतियां हो गई मेजर मेजर, तो उसकी वजह से मैं ओवरऑल रैंकिंग में 5th रैंक पे था, सेकंड आफ्टर द स्कोरिंग। फिर इंडिविजुअल में सोचा कि नहीं अब मारना पड़ेगा थोड़ा सा, बहुत मतलब अब थोड़ा सा बचा है, क्योंकि वो लास्ट में था।
तो थोड़ा सा बचा है, पूरी मेहनत मेहनत तो करी है, अब इस पे बस ट्रस्ट करके मारेंगे। तो वो हो गया खत्म। फिर लास्ट से सारा पॉइंट सिस्टम वगैरह आया सब के हिसाब से। फिर हम लोग मेरा और जो कुशल मेरा टीममेट था अभी, उसका टाई शॉट हुआ फर्स्ट रैंक के लिए। तो Okay. फर्स्ट रैंक से मैं सिलेक्ट हो गया था, हम्म। वो बहुत खुशी थी। उसके बाद बस उसके बाद वो मेजर टूर्नामेंट वही था फिर। सो जब वो क्रिटिसिज्म वाली परफॉर्मेंस आई, जब बहुत लोगों ने सुनाई बातें, सारी चीजें हुई, उसमें आपने भी रेट्रोस्पेक्ट किया होगा कि भाई क्या गलत हुआ, क्या ऐसी चीज हुई थी जिसकी वजह से ये परफॉर्मेंस गड़बड़ हुई? सोचा रात रात भर वो उसके बाद जब नेशनल गेम से वापस आए, ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि नींद ही नहीं लग रही थी। क्या कर रहे हैं ऐसा, कितना ही प्रैक्टिस बढ़ा है, प्रैक्टिस बढ़ा के देखी। मतलब वो हो जाता है ना कि फट इमीडिएट प्रैक्टिस बढ़ाने से भी फिर तुम्हारे बॉडी पे स्ट्रेस आएगा, फिर बॉडी पेन करेगी। तो वो सब मेंटेन करना था। सोचा कि मतलब ऐसा था कि इतना भी हमने गलत नहीं मारा था कि हम्म। जिस हिसाब से वो एरो लग रहे थे, उतना हम खराब शूटिंग नहीं कर रहे थे। हम्म। तो वो था मन में कि ठीक है, कोई नहीं, खराब तो शूटिंग अपने हिसाब से तो नहीं किया है, बाकी अब नहीं लगे तो सुनना तो पड़ेगा ऑब्वियसली। क्योंकि महाराष्ट्र महाराष्ट्र जैसे स्टेट को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो यू हैव टू बी दैट मच स्ट्रांग इनफ। कौन सी टीम थी जो टूर्नामेंट में आपको रिप्लेस तो कर? हम लोग हार गए थे जम्मू एंड कश्मीर से। माय गॉड, वाओ, वेरी नाइस। तो वैसा सो ये न्यूज़ कैसे मिली आपको कि यू आर गोइंग टू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स? और इससे पहले या कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आपको लग रहा था कि ये सिलेक्शन होगा? ये वही हमारा जो ट्रायल हुआ था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का, वही मतलब हमारा ट्रायल जैसे चलता है 3 से 4 दिन। तो उसमें पहले स्कोरिंग होते हैं, उसके बाद एलिमिनेशंस होते हैं, उसके बाद रॉबिन राउंड होता है। तो उसमें जो टॉप 3 रहेंगे वो जाते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, जो एसोसिएशन का होता है। मतलब वर्ल्ड कप हो गया, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी नहीं, सॉरी, एशियन चैंपियनशिप हो गया, उसमें जाते हैं 4 4 लोग। जो टॉप 4 पॉइंट में रहेंगे, पॉइंट सिस्टम में, वो जाएंगे टूर्नामेंट खेलने। तो हमें ये न्यूज फेब्रुआरी के एंडिंग में ही हमारी टूर्नामेंट हो गई थी। तो तभी पता चल गया था कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जाना है। सो ये सारी चीजों में हेल्प साई करता है, राइट? कि आपका पासपोर्ट, वीजा, ये सारी प्रोसेस। हमारा जैसे होता है अलग अलग, जैसे हमारा अगर एसोसिएशन, मतलब जैसे वर्ल्ड कप जा रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप जा रहे हैं, एशियन चैंपियनशिप जा रहे हैं, तो एसोसिएशन करता है ये सब, जैसे आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और जैसे हम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स गए थे, तो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जो है वो वो करता है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज जो है, वो ये सब करता है। ओके, फैंटास्टिक। सो अब लीडिंग अप टू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स आपको न्यूज आ गई, प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई होंगी, आप एकेडमी पे वापस उस ड्यूरेशन में तो कोई टूर्नामेंट जाहिर सी बात है नहीं खेलना है आपको, सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग करनी है, राइट? तो जब आप पहली बार पहुंचे वहां पे, तो वहां पे क्या माहौल था? तो वही था, वहां पे गया, फर्स्ट टूर था इंटरनेशनल के, थोड़े मजे भी ले रहे थे, बाकी पूरा फोकस तो था। क्योंकि इतने सेटबैक्स आ गए थे ना, इतना सुन लिया था कि ऐसा था कि नहीं, अब नहीं किया तो कुछ नहीं है, बस। क्योंकि फिर एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स खेलने के बाद ऐसा हो जाता है ना कि जैसे तुम्हारा जॉब सिक्योर हो जाता है, तुम्हारा जो भी है, मतलब आगे के भी अगर सोचोगे तो बहुत सारी चीजें हो जाती है, सिक्योर हो जाती है। सबकी आंखों में हो आप, हर आदमी हाँ, एक्सपेक्ट कर रहा है कि साहिल विल डू गुड, तो हाँ, आपको तो मतलब वापस आने का कोई रास्ता नहीं है यहाँ से? हाँ, थोड़ा प्रेशर भी रहता है कि अब यहाँ तक आए हैं, यहाँ से थोड़ा थोड़ा भी कम ज्यादा हो गए फिर तो फिर वैसे ही उस लेवल पे ही जाएंगे। तो पर था, स्कोरिंग में थोड़ा हो गया था, थोड़ा मिस आउट हो गया था। 6th रैंक बनी मेरी ओवरऑल, 699 लगा था। थोड़ी विंड थी, ट्रिकी विंड थी थोड़ा, काइंड ऑफ कि समझ नहीं आ रही थी। मगर हम जहाँ पे शूटिंग कर रहे थे, वहां पे अलग डायरेक्शन से विंड थी, वो जहाँ पे टारगेट थे वहां पे अलग डायरेक्शन से विंड थी। तो कभी कई बार वहां पे स्टॉप हो रही थी विंड, कहाँ पे कभी यहाँ पे स्टॉप हो रही थी। तो वो सब मैनेज करके मारना पड़ रहा था। पर वो स्कोरिंग के बाद पता चल गया था कि किस टाइप की विंड है लास्ट में आने तक। फिर दूसरे दिन था हमारा टीम फाइट। तो टीम फाइट में जब हमारे मतलब टॉप 8 का था, फिर क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स थे, उसमें तो मेरा
बढ़िया चल रहा था, कि वैसा नहीं था कि हमारी टीम ने ही बहुत बढ़िया किया, राइट। बहुत स्ट्रॉन्ग टीम खेली, हम लोग फाइनल्स में गए। फिर उसके बाद इंडिविजुअल स्टार्ट हुआ, मतलब जैसे फाइनल्स हमारे लास्ट के 2 दिन में थे, तो हमारे टीम फाइट आई थिंक 25th को थे और इंडिविजुअल्स 26th को थे फाइनल्स। तो इंडिविजुअल्स में भी ऐसा था कि थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करके मारा। वहाँ पे राहुल बैनर्जी जो थे, राहुल भैया वो भी थे, वो भी बता रहे थे, सुरेंद्र सर थे, वो भी बता रहे थे कि थोड़ा फोकस करके मारो हमें। मतलब हमारा ऐसा था ना कि हमारा तीनों का पुल बढ़िया बना था, मतलब जो 3 आर्चर्स गए थे, मैं, ऋतिक और कुशल, तो इस हिसाब से पुल बना था कि अगर हम बढ़िया खेलेंगे तो तीनों के तीनों सेमीफाइनल में आ जाएंगे। उस हिसाब से पुल था कि तो हमारा सेमीफाइनल ये तो पक्का था कि किसी दो का सेमीफाइनल एक साथ पड़ेगा। तो कुशल का और मेरा वैसे भी पड़ा था, तो ऋतिक का थोड़ा सा मतलब उसने बढ़िया मारा था, उसके अपोनेंट ने उसके और बढ़िया मारा, तो वो थोड़ा वो हो गया था। पर हम दोनों का फिर सेमीफाइनल में था। मिक्स टीम में तो कुशल खेला था, उन्होंने बढ़िया मारा था, वो फाइनल्स में थे। फिर जब सेमीफाइनल फाइनल्स की बारी आई हमारे टीम की, तब फिर वैसे ही कि मतलब मैंने प्रेशर एक जगह पे, अगर मैच देखा होगा तो एक ही जगह पे मेरे एरो लगे जा रहे हैं, मैं साइड घुमा रहा हूँ, एक ही जगह पे लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा था। पर एक पॉइंट से वो हार गए। फिर जो होता है ना कि सिल्वर का बहुत ज्यादा दुख होता है, वो मतलब एक्सट्रीमली फील किया था मैंने कि क्या होता है। गोल्ड और ब्रॉन्ज तो ठीक है, मतलब ब्रॉन्ज और गोल्ड दोनों जीतने के बाद ही मिलते हैं, पर सिल्वर तब मिलता है जब तुम हारते हो फाइनल्स। वैसा तो हार का भी बहुत बुरा लगा था कि मैंने ही सबसे ज्यादा खराब मारा था उसमें, तो मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगा कि ताकि यार मैंने क्या पता मेरी वजह से इन लोग को ये ना लगे कि मेरी वजह से मेडल गया, गोल्ड मेडल गया। तो उसके बाद कुशल का तो मेडल लगा ही था, गोल्ड मिक्स टीम का। फिर शाम को, उस दिन मैंने शाम को किसी से बात नहीं की, मैंने खाली कोच को फोन लगाया कि सर ऐसा ऐसा है। सर बोले कुछ नहीं, अभी अभी फोकस करो इंडिविजुअल पे, इंडिविजुअल बचा है हमें, वो जो राष्ट्रगीत के 52 सेकेंड है वो बजाने ही बजाने हैं, कुछ भी कर लो, पूरा फोकस से रहो। मैंने घर वालों के इतने फोन आ रहे हैं, मैंने किसी का रिसीव नहीं किया, दोस्तों के आ रहे थे, किसी का नहीं किया। मैं मैं ऐसे था, मेरे को मतलब नींद भी नहीं लग रही थी, पर मैंने सोचा नहीं अब पूरा फोकस, वो फिर दिमाग से थोड़ा हटाया कि नहीं अब इंडिविजुअल पे पूरा फोकस करना है, कुछ भी कर लो अब इसमें। तो दूसरे दिन गया था, फिर मेरे वो मधुरा करके, फिर आदिति, ओजस, इन लोग के फोन आए जो पहले मतलब ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियन बने हुए हैं। तो इन लोग के फोन आया कि नहीं अब बस पोडियम का मजा लो, एक एक दिन पोडियम खेला है तू, तो उसमें ये नहीं होना है कि उसमें प्रेशर में नहीं जाना कि अब मिक्स टीम का टीम फाइट का ये हुआ है तो इंडिविजुअल में क्या होगा, ये होगा। पोडियम पे गए हो, पोडियम का फील लिया है, तो बस एंजॉय करके मारो, जो होगा देखा जाएगा। तो वही था मिक्स सेमीफाइनल में कुशल के साथ मैच था, वो फिर टाई शॉट में मैंने क्लोज क्लोज मार दिया था, मेरा एक्स था उसका 10 था, तो वो मैच जीत गया मैं। फिर पीछे आया, वहां पे बैठे थे पवेलियन में, तो रेस्ट कर रहे थे, मतलब जैसे ब्रॉन्ज मेडल फाइट पहले होता है उसके बाद गोल्ड मेडल होता है। तो मैंने बोला राहुल भैया से कि भैया मेरे को अब थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है, तो भैया बोले नहीं अभी कंफर्टेबल होना ही नहीं है, अभी तो एक मैच बचा है ना, अभी तूने जीत लिया क्या, गोल्ड जीत लिया, बन गया तू चैंपियन, नहीं ना, तो ये नहीं होना है। हम लोग यहीं पे गलती कर देते हैं कि एक मैच हुआ, फाइनल में आ गए तो रिलैक्स हो गए, रिलैक्स नहीं होना है। देख अभी एक मैच बचा है बस, तू चैंपियन बन सकता है, और तू यहाँ तक आया है तो तेरे में काबिलियत है, बढ़िया से कर, कोई नहीं, बस फोकस करके मारना है, जैसे ही अभी मार रहा था वैसे ही सेम मारना है बस। तो वही था, फाइनल में गए, पहला एरो थोड़ा गया ऐसे, मतलब थोड़ा नर्वस था मैं पहले एरो में, पर जैसे पहला एरो एक्स मारा उसके बाद से पूरा बूस्ट हो गया कि अब नहीं, अब शूटिंग पे फॉर्म पे रखो ध्यान, बस मारो अब। और लास्ट तक मारते हुए गया, हो गया बस। And तो हम लोग बाहर से देख के ना, मतलब that moment when you pull and when it hits the bullseye, तो मतलब हम लोग नम हो जाते हैं, हमें लगता है कि यार गूज़बम्स आ रहे हैं, हाँ ये तो वो जर्नी जी है।
तुमने तो वो सब कुछ तुम्हारे अंदर चल रहा होगा कि क्या क्या चीजें घर वालों ने देखी है, क्या क्या मेरे कोच ने देखी है, क्या एकेडमी में पियर्स ने देखा है, और हाँ, वो जब मोमेंट निकला होगा, जब मुड़े होगे तुम, तो सब एकदम बिल्कुल कंट्रोल करना ही मुश्किल हो गया होगा। आंसू आ गए थे पूरे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब आजू बाजू का मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था, खाली फ्लैग दिख रहा था। आगे ही सामने स्क्रीन स्क्रीन थी, मेरे को बस फ्लैग दिख रहा था और बस याद आ रहे थे वो सारे मूवमेंट कि रिकॉल हो रहे थे। सर जो बोले थे, घर वाले जो बोले थे, जो मतलब था स्ट्रगल ट्रायल्स का भी, जो जो टूर्नामेंट का था, वो बस मतलब वो 52 में से 50 सेकंड तो मेरे को वही रिकॉल हो रहा था। 2 सेकंड में मैं बस लास्ट में ऐसे ब्लिंक किया, बस हो गया। बहुत बढ़िया साहिल, many congratulations once again for achieving the feat that you achieved। यहाँ से आगे की जर्नी क्या है अब, नेक्स्ट किस चीज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो? बाकी तो अगले आगे है, अगले साल एशियन गेम्स है, उसके बाद बाकी सब वर्ल्ड कप्स है आगे, यस सारे टूर्नामेंट्स है। इस बार फिर आर्चरी लीग भी हो रही है, विच इज अ गुड थिंग। यस, आर्चरी को प्रमोट करने के लिए ये बहुत बड़ी चीज है और बहुत बढ़िया चीज है। बट अभी बिगेस्ट एलिफेंट इन द रूम आपने एड्रेस नहीं किया, सो LA 2028। ऑफ कोर्स मैं वही बताने ही जा रहा था। तो वो मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है कंपाउंड वालों के लिए, जो कंपाउंड आर्चर्स है, कि मिक्स टीम आ गई है अब। क्योंकि ओवरऑल अल्टीमेट लास्ट का गोल तो वही रहता है सबका। राइट। ऑफ कोर्स इट्स अ लाइक बिगेस्ट टूर्नामेंट। तो पर उसके पहले जो छोटे छोटे स्टेप्स है, वही मेरा तो अभी स्टिल वही फोकस है कि LA 2028 तक, जैसे 27 से स्टार्ट होंगे हमारे ट्रायल्स वगैरह, तो वही रहेगा कि 28 में कुछ नहीं है ज्यादा फोकस। फोकस पहले रहेगा कि ट्रायल्स बढ़िया देना है, उसके बाद टूर्नामेंट तो ऑब्वियसली करेंगे ही बढ़िया। तो उससे पहले ये छोटे छोटे जो स्टेप्स है, एशियन चैंपियनशिप हो गया, तो वर्ल्ड कप्स हो गए, वर्ल्ड कप स्टेजेस है, वर्ल्ड कप फाइनल्स है, फिर आगे एशियन गेम्स आ रहा है, ये सब धीरे धीरे चढ़ते जाएंगे तो वो भी हो जाएगा। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। साहिल, आपने बताया कि आपने 10th में पहली बार इस चीज को पिक किया, आर्चरी को, राइट? अगर आज कोई बच्चा जो आपको देख रहा होगा, या उसने गेम्स फॉलो किए हैं, दीपिका मैम को फॉलो किया है, सब देखे हैं, अगर उसको लव फिगर आउट होता है आर्चरी के लिए, तो उस बच्चे के लिए ये जर्नी कैसे स्टार्ट होती है, और टू रीच दी पोडियम, टॉप पोडियम, क्या है इसमें? एक बच्चा अगर स्टार्ट कर रहा है तो एक होता है कि पहले, सबसे पहले तो घर वालों को पेशेंस चाहिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो बच्चा है, ऑब्वियसली उसको टाइम लगेगा। कोई कोई होता है कि इमीडिएट पिक कर लेता है, इमीडिएट फिर नेशनल्स खेल लिया, सब जूनियर जूनियर ये हो गया। अगर छोटा बच्चा है तो कई बार ऐसे होता है कि हो जाता है कि बहुत टाइम लग जाता है, या फिर ये, तो ऐसा नहीं है कि तुम लोग बहुत जल्दी डाल रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें पहले ही रिजल्ट चाहिए, क्या पता थोड़ा लेट हो जाए। तो घर वालों को तो सबसे पहले पेशेंस चाहिए। अपने जो भी रीजनल, जहाँ पे से भी वो बच्चा बिलोंग करता है, वहां पे नियरेस्ट एकेडमी फिगर आउट करे, वहां से इस चीज को चालू करे, राइट? यस, श्योर। मैं तो बोलूंगा मेरी एकेडमी बेस्ट है, ऑफ कोर्स, क्योंकि वहां पे अभी 6 इंटरनेशनल प्लेयर्स है, उसमें से 2 वर्ल्ड चैंपियन है, 2 अर्जुन अवार्ड है। अभी इस साल मधुरा वर्ल्ड कप स्टेज विनर बनी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में मेडल है। वो प्रथमेश फुगे जो है वो एशियन चैंपियनशिप मेडलिस्ट है, वर्ल्ड कप में टीम का गोल्ड है उसके पास। अब मैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियन बना था। तो ऑब्वियसली मैं बोलूंगा मेरी एकेडमी बेस्ट है। जैसे मैं दृष्टि आर्चरी एकेडमी, सतारा की जमीन में ऐसा क्या है कि इतने आर्चर्स इतने आउटशाइन कर रहे हैं, क्या चक्कर क्या है? अब नहीं मतलब वहां पे है ना कि जैसे कंटिन्यू सुबह से शाम तक प्रैक्टिस चलती ही रहती है। जैसे किसने शुरू किया? कुछ तो ओरिजिन होगा ना, पहला पहले ये मतलब बीज बोया किसने सबसे पहले? वो वहां पे पता नहीं, पर वो जो है मराठाओं की राजधानी है, शिवाजी हाँ। महाराज वहीं पे थे। तो पहले से वो जुनून जो होता है वो बहुत मतलब बहुत ज्यादा है किसी भी चीज का। ऐसा नहीं कि हम लोग आर्चरी कर रहे तो आर्चरी, आप लोग कोई भी गेम देखोगे सातारा या महाराष्ट्र, बहुत ज्यादा जुनून रहता है प्लेयर में या फिर उसके घर वालों में। वहां के नॉर्मल भी लोग जो देखोगे बहुत जुनून रहता है कि मतलब
पता नहीं ऐसा क्या है हवा में, पर बहुत मतलब वहां पे जाके ऐसा नहीं लगता कि नहीं यार ये नहीं होगा या फिर ये नहीं हो पाएगा, ऐसा कभी नहीं लगता है। वेरी गुड। सो कॉस्ट पे आते हैं अगर साहिल, सो एट अ बिगिनर लेवल क्या एक कॉस्ट है इस चीज को शुरू करने के लिए? हाँ, जैसे एक आर्चरी जब स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट होता है, पहले तो बेसिक थिंग्स जो होती है वो रबर से होती है, तो थेराबैंड एक्सरसाइज हो गए या फिर शोल्डर स्ट्रेंथनिंग हो गए, ये सब में स्टार्ट होता है। उसके बाद आता है एक इंडियन राउंड बो, जो वुडन बो करके है, ओके। तो वो अराउंड 10,000 में, 10,000 के अंडर अंडर पूरा इक्विपमेंट आ जाता है उसका। ओके। तो उसमें सारे बेसिक्स क्लियर होते हैं, ओके। तुम्हारा बॉडी पोस्चर, शोल्डर स्ट्रेंथनिंग, वो हो गया बो पे। ओके। उसके बाद या तो आप रिकर्व पे शिफ्ट होना चाहते हो या कंपाउंड पे, ओके। वो कोचेस और मतलब इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। कोचेस डिसाइड करते हैं कि बॉडी पोस्चर क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली कोचेस से ज्यादा तो कोई नहीं जानता होगा, राइट। तो वैसा कोचेस के साथ ये करके फिर कंपाउंड अगर लोगे, मतलब कंपाउंड रिकर का अगर अप्रोक्स इक्विपमेंट देखोगे, एक टॉप इक्विपमेंट तो अराउंड 4 लाख के अराउंड जाता है, ओके। पूरा इक्विपमेंट। फिर आता है मतलब, फिर उसका अगर देखोगे कि रिकर में सबसे ज्यादा वैसे तो स्ट्रिंग चेंज करनी पड़ती है, बाकी तो एरो तो है ही। एरो अगर बिगिनर लेवल हो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 साल तक चल जाते हैं एरो वगैरह। पर अगर एक इलीट लेवल के आर्चर हो तो टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट कोई कोई चेंज कर लेता है, या फिर 3-6 महीने बाद तो करने ही पड़ते हैं, क्यों ओके। एरो वो एक लेवल पे मार रहा है तो कंटिन्यू एरो शूटिंग है, हर रोज शूटिंग करने हैं, राइट। तो वैसा। तो अगर कॉस्ट एरो। एरो एरो अराउंड 40 के अराउंड एरो जाते हैं, 42,000 शाफ्ट जाते हैं। उसके बाद 2 टाइप के पॉइंट्स होते हैं जो आगे होते हैं, एक तो टंगस्टन पॉइंट होते हैं, एक है कि जो ब्रेक ऑफ पॉइंट जो स्टील के होते हैं। तो स्टील वो तो 2,500-3,000 में आ जाते हैं, पर जो टंगस्टन पॉइंट है वो वो मेटल ऐसा है कि वो बेंड नहीं होते। अगर एरो किसी पे मतलब जैसे ठुक गया एरो, जैसे स्टैंड वैंड होता है कई बार, वो आयरन का स्टैंड होता है या फिर वुडन का होता है। वुडन का है तो कोई नहीं, पर वो ब्रेक मतलब जैसे बेंड नहीं होता है, तो राइट। एरो को अंदर से कोई डैमेज वगैरह नहीं होता, तो इसलिए वो थोड़ा महंगा है। अराउंड अलग अलग कंपनी के अलग अलग वेरी करते हैं वो, 13-14 हजार में भी आ जाते हैं या फिर 19-20 हजार में भी, वैसा। ओके। फैंटास्टिक। सो एंड ट्रैवल तो है ही है कॉस्ट, नेशनल ट्रैवल करना है, इंटरनेशनल ट्रैवल करना है। सो इन केसेस ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी आई एम श्योर कि यूनिवर्सिटी ये एसोसिएशन कवर करती है ये सारी। यूनिवर्सिटी ने हमारा पैसा दिया था। बाकी तो बाकी अब अगर टूर्नामेंट में भी जाते हो जैसे इंटरनेशनल्स में, तो एसोसिएशन कर देती है, वैसा। फैंटास्टिक। सो आपने बस एक लास्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजिस्ट का आई एम श्योर बहुत रोल होता होगा इस पूरे एस्पेक्ट, है ना, एथलेटिक परफॉर्मेंसेस के लिए। आई डोंट नो पहले क्या था कल्चर, बट अब तो मुझे लगता है कि दिस इज अ मस्ट टू हैव। मैं मतलब जब मैम से मिला तब हम लोग ओलंपिक के ट्रायल में थे, तो जब ट्रायल लगे थे ओलंपिक के, तो हमारा फर्स्ट ट्रायल हुआ, उसमें से इन्होंने टॉप 16 कट ऑफ करके सेकेंड ट्रायल उसके लिए कैंप लगा था। तो मैं पुणे में मैम से पहली बार मिला, और उनको पहले ही मतलब बहुत आर्चर्स उनके अंडर में थे पहले ही, जैसे प्रथमेश चावकर, प्रियांश वगैरह, जो मतलब बहुत बढ़िया खेल चुके हैं। तो वो आर्चर्स थे, उनको आर्चरी का बहुत नॉलेज था, वैसा। तो मैं उनसे मिला, मैं शेयर किया कि मैम अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि तब मैंने रिसेंट बो चेंज किया था, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैम ने बोला कि मतलब तब डिस्कशन हुआ था हमारा, जस्ट अ बेसिक थिंग्स, बेसिक डिस्कशन हुआ था हमारा कि ऐसा ऐसा है, तो ये आर्चरी में ये थिंग्स है। एंड उसके बाद मैंने जब तीनों ट्रायल खत्म हुए उसके बाद मैंने मैम से कांटेक्ट किया कि मैम ऐसा ऐसा है, मुझे सेशंस लेने हैं, आप बता दीजिए क्या है क्या नहीं है, जो मतलब कॉस्टिंग वगैरह होगा जो है वो। तो वैसा ही हुआ था। उसके बाद से मैं अभी तक मतलब मुझे आई थिंक 2 साल हो, 2 साल नहीं, 1.5 साल हो गया मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो और मेरा दैट मतलब इज। हाँ हाँ, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरा तो, ऑफ कोर्स।
Right. So, Sahil, thank you so much for doing this. Yeah, and I can't tell you how happy I am, by talking to you. And I would hope that we stay in touch, and आप ऐसे amazingly shine करते रहो, and we keep coming back to you and hearing more and more about how Ashray is shaping up in Satara, and how Shahil Jadhav is shining on the national stage and international stage. Yes. All the very best from us.